अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त मुझसे तकरीबन 15 साल के बाद मिले। जब मैं अमेरिका में था, तकरीबन 15 साल पहले की बात है, 2009-10 की बात है। तो वहाँ पे वो मेरे साथ ही रहते थे और हमारी मुलाकात हुई 15 साल के बाद। तो उसने मुझसे जो सवाल किया ना, उसने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। उन्होंने मुझसे मिल के पूछा कि कोई शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह है। तो मैं एकदम चौंका। मैंने कहा यार ये कैसा सवाल है, लेकिन फिर मैंने उस पर गौर किया। तो वाकई अगर आप देखें, एनी बॉडी हु क्रॉसेस 40, पाकिस्तान में मैं अपने इर्द गिर्द जिसको भी देखता हूँ ना, 40 के बाद ब्लड प्रेशर तो ज़रूर तकरीबन बहुत लोगों को होता है। उसके अलावा शुगर, अगर ये नहीं भी होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तकरीबन ज़रूर होती है और बहुत से लोगों को उसका पता ही नहीं होता। तो सवाल तो उसका जेन्युइन था और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इनमें से कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक और मसला है, और जिन लोगों को ये नहीं है ना, उनको ये मसला है कि या तो वज़न बढ़ जाता है और वज़न ही नहीं कम होता। ठीक है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये हमारे साथ बड़े कॉमन हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ और फिर मैंने अपने इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाई ना, तो आप भी देखें, जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने खाला, मामू, चचा, ताया, रिश्तेदारों को देख लें। ये बीमारियाँ इतनी आम हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा आम है। और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो मुझे थोड़ी सी फ़िक्र भी लाहक हुई कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब हेल्थ के हवाले से हम इतने बेपरवाह हो गए हैं या लापरवाह हो गए हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ की अभी रिसेंटली, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ कि मैंने क्या किया। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा सोचें कि रीज़न्स क्या हैं हमारे इन मसाइल की, ये शुगर और ब्लड प्रेशर इतना आम क्यों है? तो नंबर वन तो डेफिनेटली हमारे बैड फूड चॉइसेस हैं। बहुत ही बुरी फूड चॉइसेस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो बस सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है। दूसरा, हम हेल्थ को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है और वॉक वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो मैं ख़ुद भी इस का मुर्तकब हूँ, इस गुनाह का, कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। और एक और वजह जो मुझे समझ में आई वो है बैड नॉलेज। नॉलेज नहीं है लोगों को, बिल्कुल हमें पता नहीं है। और एक चीज़ मैं जैसे आप ये देखें, कुछ लोग इस तरह की बातें आपको करते मिलेंगे कि वाइट ब्रेड छोड़ दें और ब्राउन ब्रेड शुरू कर लें, ये इससे नहीं शुगर होती। मतलब इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं ना, तो यू रियलाइज़ कि यार देयर इज़ सम प्रॉब्लम। लेकिन अब बताया कैसे जाए, या हम इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करें कि वाइट ब्रेड जो ज़्यादा बुरी है या ब्राउन ब्रेड ज़्यादा बुरी है? इसको वेरीफाई कैसे करें? उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें सोची। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये तरीका, तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस तरफ कि मैंने अभी रिसेंटली क्या किया, कि मैंने एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर ख़रीदा। CGM, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। बेसिकली वो आपकी जो शुगर है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। ये एक डिवाइस है जो कि है तो ज़ियाबितिस के मरीज़ों के लिए, जो डायबिटिक हैं उनके लिए। लेकिन अ, इसको हेल्दी लोग भी अगर वो मॉनिटर करना चाहें, जैसे कि मैंने इसको ख़रीदा और मैं चाह रहा था कि मैं देखूं कि कौन से फूड चॉइसेस जो हैं वो मेरे लिए मुझे नुकसान दे रहे हैं या कौन से फूड चॉइसेस मेरे लिए बेहतर हैं। मसलन अगर मैं नान खाता हूँ या पराठा खाता हूँ, तो किस तरह से वो मेरी शुगर को अफ़ेक्ट करती है। जो डायबिटिक लोग हैं, अगर वो इसको बेयर करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी शुगर किस तरह से स्पाइक कर रही है और किस तरह से उसका वापसी का रिस्पॉन्स कैसा है। तो मैंने ये ख़रीदा और इसको वेयर किया, और कुछ दिन मैंने अपने मुख्तलिफ़ जो खाने हैं उसको मॉनिटर किया। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने
क्या क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें खाईं और उन्होंने किस तरह से मेरी जो ब्लड शुगर है उसको उस पे असर डाला। दिन का आगाज़ मैंने किया नाश्ते से। ये मेरा टिपिकल नाश्ता है, अंडा फ्राई, देसी घी का पराठा और चाय। साथ मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया। जब अंडा ख़त्म हो जाए तो फिर बाद में अचार और चाय के साथ बाकी का पराठा ख़त्म कर लेता हूँ मैं। तो पराठे का वज़न इसलिए किया है ताकि अंदाज़ा हो सके कि पराठा है कितना। 118 ग्राम का पराठा है, ठीक ठाक ही है वज़न। ये मैंने खाया और ये मैंने तकरीबन, ये आप देखें 12 फरवरी का की ये बात है, यहाँ पे तकरीबन 9:30 बजे के करीब। उसके बाद अगर आप देखें ये 10 बजे के करीब जो स्पाइक आया है 141 तक तकरीबन। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। और उसके बाद ये वापस आया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये काफ़ी देर तक ये ऊपर की तरफ रहा है। तो इट टुक इट्स टाइम। उसकी वजह ये होती है ना कि कुछ चीज़ें जल्दी हज़म होती हैं खाने में। प्रोटीन वगैरह, अंडा थोड़ा सा देर से हज़म होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वापसी की तरफ आया। और ये फिर दिन में अगर आप देखें यहाँ पे तकरीबन, ये दोपहर का खाना मैंने तकरीबन खाया कोई 2:30 बजे के करीब। मेरा कोई इतना ख़ास दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को, तो फिर मैंने एक कल का कुछ बचा हुआ था, एक बर्गर था, उसके 2 लुक़मे लिए बस। और एक वो जो अल्फ्रेडो पास्ता होता है, वाइट पास्ता, उसके 2 चम्मच टेबल स्पून आप कह लें कि वो खाए होंगे, ठीक है। और एक ये पैटी मैंने खाया बस सिंपली, और आखिर में चाय पी ली। उससे ये एक स्पाइक आया यहाँ पे जो कि 156 तक। बल्कि ये वैल्यूज़ तो खैर ये ज़रूरी नहीं कि ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये कुछ कुछ देर के बाद ये वैल्यूज़ लेता है। तो मुझे याद है कि 160 के करीब ये यहाँ पे एक स्पाइक गया था। फिर उसके बाद ये बतदरीज वापस आया और ये आप देख सकते हैं कि इसने भी काफ़ी टाइम लिया। और यहाँ अब रात का जो खाना है ना, उससे पहले आप देखें चूँकि थोड़ा सा गैप आया, तो यहाँ पे जो शुगर लेवल है ये तकरीबन 100 के करीब करीब चलता रहा। तो अब ये रात को देखिए कितना बड़ा स्पाइक है, यहाँ पे 162 और 178 तक। इस दौरान मैंने क्या किया, रात को जो मैंने डिनर किया उसमें मैंने दाल चावल और थोड़ा सा सालन बचा हुआ था पहले का, आलू मूंगरे, उसके साथ फिर थोड़े से चावल खाए क्योंकि दाल भी बस आई थिंक थोड़ी थी, वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने थोड़े से ये आलू मूंगरे ले लिए और थोड़ी सलाद थी। खाने के बाद मैंने 5 अदद खजूरें खाईं। खजूरें मुझे बड़ी पसंद हैं, मीठे में मीठा तो कुछ भी मिल जाए वो मुझे काफ़ी पसंद है। फिर रात को जनाब हमने एक चॉकलेट संडे भी नोश फरमाई और उसने ये देखिए 178 तक का ये एक स्पाइक जनरेट किया। और अगले दिन 13 फरवरी को ये कितना टाइम इसको लगा वापस आने में, तकरीबन 3 बजे तक ये वापस नॉर्मल पे आया। और उसके बाद दोबारा से एक ये स्पाइक है और उसके बाद फिर ऐसे करके, तो एक रोलर कोस्टर जो है ना चल रही। जब आप खाना इस तरह का खाते हैं ना, बिल्कुल बद परहेज़ी वाला, तो आई थिंक बॉडी का जो फंक्शन है ना उसको भी समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से इसको मैनेज करूं। बस हर वक्त कुछ ना कुछ कैलोरीज जा रही हैं बॉडी में और इंसुलिन से उसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे भी मैंने तकरीबन वही नाश्ता किया था जो फर्स्ट डे किया था, ताकि मैं देख सकूं कि रिस्पांस बिल्कुल उसी तरह से आता है या डिफरेंट आता है। तो बिल्कुल सिमिलर किस्म का रिस्पांस है अगर आप देखें 12 को और 13 को। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कितना बड़ा स्पाइक है। इस दौरान मैंने क्या किया था, एक रोटी खाई थी और उसके साथ 2 कबाब और पालक, और चाय मैंने जो थी वो भी स्टीविया के साथ ली थी। बट स्टिल इट्स क्वाइट अ बिग बिग स्पाइक, बहुत बड़ा स्पाइक है। यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं 144 147 इस तरह से हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगा इसको वापस आने में, 2 घंटे। और फिर रात को यहाँ पे मैंने चिकन के साथ रोटी खाई और उसके बाद मिठाई खा ली। तो ये भी देख रहे हैं आप यहाँ पे अगले दिन भी पूरी ये रात का, ये 2 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब ये भी रोलर कोस्टर चलता रहा है।
फिर कुछ 6 बजे से लेके ऑनवर्ड्स जब तक मैंने नाश्ता नहीं किया तब तक तकरीबन ये स्टेबल तरीके से नीचे रही है। लेकिन उसके बाद ये फिर से लंच टाइम पे काफ़ी बड़ा स्पाइक है और ये नीचे। तो जो डिज़ायरेबल चीज़ है ना वो ये है कि ये जो स्पाइक्स हैं ना ये बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। आपका खाना इस तरह का होना चाहिए कि स्पाइक्स जो हैं ये थोड़े से छोटे रहें। अभी ये जो मैंने रेंज रखी हुई है यहाँ पे अपने लिए टारगेट वो 80 से लेके 130 है। ये रेंज से काफ़ी दफ़ा बाहर गया, ठीक है। अब मैं हेल्दी चॉइसेस जब लूँगा फिर मैं देखता हूँ कि शुगर किस तरह से उसके स्पाइक्स कैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैं देना चाह रहा था और अपने लिए भी समझना भी चाह रहा था कि किस तरह से जो खाना है ना वो मेरी बॉडी जो है उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।